अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। पिछले हफ्ते मैं आपके साथ हाजिर नहीं हो सका, उसके लिए माजरत, लेकिन आज कुछ वक्त मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने आपके साथ इस वक्त हाजिर हूँ। जो हालात वो वाक़यात 2 दिनों में चल रहे थे, यानी सैटरडे और संडे के हवाले से जो ख़बरें मैं देखता रहता हूँ कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे मंडे मार्केट ओपनिंग के हवाले से, तो ख़बरें हमारे पास अच्छी ही हैं। और दो इम्पॉर्टेंट जो स्टॉक इंडिसेस होते हैं पूरी दुनिया में, जिसको हम चेक करते हैं सैटरडे और संडे में, तो उन दोनों मार्केटें, यानी एक तल अवीव इसराइल की मार्केट और सऊदी अरब की जो तदावुल ऑल शेयर्स हैं, ये तमाम मार्केटें पॉजिटिव और ग्रीन टेरिटरी में चलती रहीं। और इनकी इंडिकेशन से, इनकी पॉजिटिविटी से हम इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जनाब मंडे को जो मार्केट ओपनिंग होगी, या मंडे को जो मार्केट्स ग्लोबेक्स मार्केट या अमेरिका की या यूरोप की जो मार्केट ओपन होगी, वो पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगी। क्योंकि इन 2 दिनों में, यानी हफ्ता और इतवार, हमारे पास कोई ऐसी निगेटिव खबर भी नहीं है कि जिन बेसिस पे हम ये कहें कि स्टॉक्स में डाउनफॉल आ जाएगा, या गोल्ड और सिल्वर और या क्रूड ऑयल की मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आ जाएगी। ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट खबर जो कि काफ़ी दिनों से आपके सामने ये बातें रखी जा रही हैं कि अमेरिका के जो स्टिमुलस पैकेज के हवाले से जो बातें चल रही थी, 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर की, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से इन्होंने जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग का शिकार था। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो केस गया और वो पास हो गया, उसके बाद सेनेट में गया, सेनेट ने उसको सेंड बैक कर दिया और उसमें कुछ तरमीम करने के बाद उसको फाइनली उसको अप्रूव कर दिया, और उसके बाद उसको एक कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। और जनाब जो बाइडेन, जो कि वहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दस्तखत करके इसको एक कानूनी शक्ल दे दी है। तो इस हवाले से ये बड़ी पॉजिटिव खबर है कि जनाब अमेरिका में इससे पहले भी जब ट्रंप साहब के दौर में हमने ये देखा था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बेसिस पे जब भी डिफरेंट स्टिमुलस पैकेजेस पास होते थे तो मार्केट में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आता था। न सिर्फ अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस में पॉजिटिव इफेक्ट इसका आता था, बल्कि हमने ये देखा कि गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की मार्केटों में तेजी आ जाती थी। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है, क्योंकि तल अवीव और आपका ये तदावुल ऑल शेयर्स, दोनों मार्केटिंग इन सैटरडे और संडे में पॉजिटिव रही, और मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो प्लस और ग्रीन टेरिटरी में आई है। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस, जो कि आपको पता ही है कि पिछले काफ़ी अरसे से, चंद सालों से, चंद महीनों से मैं यही आपसे बयान कर रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की नई बुलंदियों को छूती चली जा रही हैं। और यही कुछ सूरत हाल कल भी मुमकिनात में से है, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़्यादा पाए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि सबसे इंपॉर्टेंट कि जनाब 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के जो मुआशी सहूलत का जो पैकेज था वो मंजूर कर लिया गया है अक्सरियती राय के जरिए। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, इन बेसिस पे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती हैं। और हम पिछले पूरे हफ्ते ये देखते रहे कि अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन 30 ब्लू चिप्स इंडेक्स है, जिसको हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कहते हैं, वो तारीख की नई बुलंदियों को छूती चली जा रही है। यानी मार्केट में 32,800, 32,300 का जो लेवल है वो क्रॉस कर चुका है, जो कि तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। और इसके बाद, यानी जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के बाद, इसमें भी यही कवी इम्कानात पाए जा रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव टेरिटरी में रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इस हफ्ते, यानी ये हफ्ता भरपूर रहेगा, खबरें बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हैं। सबसे पहली खबर जो पूरी दुनिया जिस पे नज़र मरकूज रखती है वो अमेरिका की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, दैट इज़ नोन एज द FOMC, जो कि इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करती है। ये बरोज़ बुध वेडनेसडे को रात को 11 बजे इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और हम जैसे कि बहुत अरसे से यही बात करते चले आ रहे हैं कि जनाब अमेरिका जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहता है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को 0% पे रखे। इवन के ट्रंप साहब के दौर में ये बात रही कि वहाँ का इंटरेस्ट रेट शरह सूद मनफी दर्जात तक होने चाहिए, जिस तरीके से जापान में है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक में है, स्विट्ज़रलैंड में है, बहुत सारी जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो शरह सूद है सेंट्रल बैंक्स का, वो मनफी दर्जात में चल रहा है या 0 के करीब चल रहा है। तो इस हफ्ते हमारे पास बरोज़ बुध
वेडनेसडे को एफओएमसी का रिजल्ट रहेगा। और हमने नॉर्मली ये देखा है कि जब भी जो वीक स्टार्ट होता है एफओएमसी के हवाले से तो मार्केट रिलक्टेंट हो जाती है, मार्केट में मूव स्लो हो जाती है, मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इन बेसिस पे इसको आप मद्देनजर रखिएगा और इसको मरकूज निगाह रखिएगा कि जनाब एफओएमसी का रिजल्ट आना है बरोज बुध। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जुमेरात को बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट की कहानी होगी, बैंक ऑफ जापान भी इसी हफ्ते चलेगा। तो ये हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वीक रहेगा सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट्स के हवाले से कि डिफरेंट बैंक जो हैं अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास ये पिछले 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं कि जनाब बॉन्ड मार्केट की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि बॉन्ड मार्केट जो खासतौर पे 10 इयर्स के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और 1.6% तक ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई है जो कि 10 इयर्स की हैं। तो इन बेसिस पे हमें ये रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से ट्रेजरी बॉन्ड्स की जो यील्ड बढ़ती चली जा रही है, जो इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, इन बेसिस पे ये रिफ्लेक्शन आ रहा है कि अमेरिका अभी भी इस हफ्ते जो एफओएमसी का रिजल्ट आएगा उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कहीं इम्कानात मौजूद नहीं। पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि जनाब अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से सिर्फ हमें वादे, इशारे और बातें नजर आ रही हैं, लेकिन अमली तौर पर अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब एक देखें, दो बात हो जाती है। एक तरफ तो हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को पास कर दिया है और दूसरी तरफ अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो ये तो वन कैंसिल अदर हो जाएगा। तो फिर क्या फायदा होगा कि 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के आपने पैकेजेस अनाउंस किए हैं। तो इन बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल ग्राउंड रियलिटीज पे, ये आई पर्सनली फील के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं से कोई इंडिकेशन मौजूद नहीं। हालांकि सिर्फ बातें हो रही कि जनाब वो जो जर्मी पाल साहब ये कहते हैं कि जनाब उनके जो 9 गवर्निंग बॉडीज की जो मेंबर्स हैं वो स्टेटस को का शिकार हैं और अमेरिका को इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। ये सिर्फ बातें हैं और इन बातों पे हमने देखा था कि स्टॉक पिछले दिनों थोड़े से डाउनफॉल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा से रिकवरी आ गई और मार्केटें ऊपर हायर साइड पे जा रही हैं। अभी भी यही इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं, जिस तरीके से तल अबीब और तदावुल ऑल शेयर्स की मार्केटें पॉजिटिव में बंद हुई हैं आज, इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में तेजी बरकरार रहेगी। बहरहाल ये 3 खबरें एफओएमसी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ये सारी हमारे पास इस हफ्ते रहेंगी। इसको बहुत ज़्यादा आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास जो इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट खबर रहेगी वो रिटेल सेल्स के हवाले से। अमेरिका के रिटेल सेल जो कि दूसरे या तीसरे नंबर पर अमेरिका की जो डेटा है या अमेरिका का जो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फिगर्स होती हैं वो रिटेल सेल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि रिटेल सेल्स की ज़्यादा होने पर आपको ये रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि अमेरिका की इकॉनमी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रही है। तो बहरहाल रिटेल सेल्स की रिपोर्ट इस हफ्ते रहेगी, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा अब चूंकि मार्च का महीना शुरू हो गया है और मार्च के महीने के बाद अप्रैल का आएगा, अप्रैल में हमारे पास इस फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो क्वार्टर हमारा फोर्थ क्वार्टर 2020 गुजरा था उसकी कुछ कंपनीज अभी भी ऐसी बाकी हैं जिनकी अर्निंग रिपोर्ट्स पेंडिंग में है। तो इस हफ्ते हमारे पास फेडेक्स की रिपोर्ट रहेगी, नाइकी जो कि एक स्पोर्ट्स वेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेडेक्स ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मशहूर है। तो ये 2 बड़ी अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, इनको भी हम नज़र में रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फेडेक्स है या नाइकी है या जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, इनको हम छोटी कंपनी कहेंगे, हालांकि इनमें बहुत सारी कंपनी जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का पार्ट है, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स पे कुछ होता नहीं है। अब हमारे पास जो ये फिल्टर आउट होते होते जो 5 कंपनीज आ गई हैं जिसको हम फैंग ग्रुप कहते हैं, यानी फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, नेटफ्लिक्स और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, इंटेल है, ये वो 5, 6, 7, 8 कंपनीज हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनीज बन चुकी हैं। 2 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यानी 700-900 बिलियंस ऑफ डॉलर की जो सिंगल कंपनीज बन चुकी हैं, जिसको हम टू बिग टू फेल भी कहते हैं, जिनको फैंग ग्रुप भी कहते हैं, और इनकी जब रिपोर्ट्स आती हैं तो ये पूरी मार्केटों में एक तहलका मचा देती हैं। लेकिन अब फेडेक्स है या नाइकी है, इनकी अर्निंग रिपोर्ट्स को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल आजकल नहीं है। अच्छा, बहरहाल
ये एक हमारे पास खबर है कि जनाब वॉक्सवैगन, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी यूरोपियन साइड पे गालिबन जर्मनी की कंपनी है, वॉक्सवैगन अपने 5000 जॉब्स को कट कर रहा है। ये एक नेगेटिव खबर है, लेकिन इस नेगेटिव खबर से हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक्स में कोई क्रैश आ जाएगा। बहरहाल ये एक न्यूज़ है, वॉक्सवैगन अपने 5000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है, कट कर रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट खबर है। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड की हम बात करते हैं। गोल्ड की कीमतें जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी वो 1725 पे बंद हुई थी। अच्छा, पिछले हफ्ते ही इसने लो किया था 1672 का, और मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को ये बताता चला जा रहा हूँ कि जनाब गोल्ड की कीमतों में वो ड्रास्टिक डाउनफॉल नहीं है जो कि एक होना चाहिए कि जनाब मार्केट एक ज़माने में जो 700, 800 या 900 या $1000 पर आउंस के हिसाब से चलती थी कि लोग बहुत सारे पुर उम्मीद हैं कि जनाब गोल्ड की कीमतें गिर जाएंगी और मार्केट फॉल डाउन हो जाएगी, और जो वो तमाम लोग जो शॉर्ट सेलिंग में फंसे हुए हैं, स्टक है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से फंसे हुए, वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे जो मैं बहुत अरसे से ये बयान करता चला आ रहा हूँ कि जनाब उस गोल्ड की कीमतें उस वक्त तक ड्रास्टिकली डाउनफॉल नहीं होंगी जब तक अमेरिका या दुनिया के डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू ना करें। अब इस हफ्ते चूंकि FOMC की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है, हमें यहाँ से कहीं कोई इशारे नहीं मिल रहे कि ये सारे बड़े बड़े बैंक जो हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सब पूरी दुनिया जो है इस अताप का शिकार है, और तमाम लोग जो है इंटरेस्ट रेट कट करने की तरफ जाते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ अभी नहीं जा सकते। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें अभी भी ऊपर की जानिब हैं। वीकली क्लोजिंग इसकी जो 1725 पर आई थी, जो कि इंडिकेट कर रही है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है कि मार्केट में अभी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। पहले भी हमने ये देखा कि ट्रम्प साहब के दौर में जब इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो अनाउंसमेंट होती थी, उसके बाद गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो जाता था। तो इस दफ़ा भी जो कि अभी 1.9 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को पास किया गया है, इन बेसिस पे आई पर्सनली फील कि गोल्ड की कीमतों में मजीद तेजी आएगी, स्टॉक की कीमतों में मजीद तेजी आएगी। इवन कि आप बिटकॉइन के भाव को देख लें, तकरीबन 62,000 बिटकॉइन। एक साल पहले ये $5,000 पे, $4,000 पे ये बिटकॉइन चल रहा था, और पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई थी कि ये क्या है, क्या हो गया है, ये बिटकॉइन क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये डिजिटल करेंसी क्या चीज़ होती है, ये कौन सी बला है ये। तो बहरहाल इस पे बहुत सारी बातें हुई, बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें पेपॉल है, आपका टेस्ला है, और बहुत सारी लातादाद, मास्टर कार्ड है, ये तमाम कंपनीज ने अनाउंस किया था पिछले दिनों के जनाब वो बिटकॉइन की जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं, और प्लस जो ब्लैक इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया की जो 60% ब्लैक इकोनॉमी है वो बिटकॉइन पे चलती चली जा रही है, वो शिफ्ट हो रही है, और ये वो करेंसी है कि जो डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई कंट्री इसको ओन नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया अक्रॉस दी वर्ल्ड इसको ओन कर रहा है, यानी इसके ऊपर कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जब बिटकॉइन में तेजी आ रही है, बिटकॉइन में तेजी, मैं पहले भी आपको ये बयान कर चुका हूं कि बिटकॉइन बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक डिजिटलाइज करेंसी क्रिएट की जाती है। इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आपकी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, ये तमाम जितने भी मेटल हैं इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। आप इस चीज को रियलाइज करेंगे जैसे जैसे ये गोल्ड की कीमतों में इजाफा होगा या बिटकॉइन की कीमतों में इजाफा होता है, तो ये ऑलरेडी तमाम जितने मेटल आइटम हैं, क्योंकि ये तमाम मेटल आइटम आपके कंप्यूटर, मोबाइल, आपके मेन फ्रेम, आपके जितने भी कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो हाउ कैन आई से कि जनाब एक तो इंटरेस्ट रेट भी जीरो है और जनाब गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी? इट इज नो वे, कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इन बेसिस पे मैं आपको पहले भी ये रिकमेंड करता रहा हूं, आज भी रिकमेंड कर रहा हूं कि मार्केट में तेजी है। अब टेक्निकल लेवल इसका 1720 था, 1720 से निकल के 1725 पे मार्केट क्लोज हुई है, और नेक्स्ट इसका 1760 अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट 1760 तक स्टे करेगी और उसके बाद दोबारा से ये 1765, 1770 और 1800 तक जा सकती है। तो बहरहाल इन तमाम बातों को समझते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। मैं गलत हो सकता हूं, मैं आई एम नॉट अक्ल कुल नहीं हूं, लेकिन जो तमाम तज्जियात, जो एनालिसिस हमारे पास मौजूद होते हैं वही चीजें आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। तो इन बेसिस पे आप ये देखिए कि इसकी कीमतों में मजीद इजाफे की गुंजाइश है। जितने भी मेटल आइटम है, चाहे वो सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, सब ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने थोड़ा सा आपको ये भी बताया था कि जनाब ऑयल की कीमतें अब ठीक है, वो $44 से मैं आपको तेजी करवाता रहा कि जनाब $44 टूटेगा तो ऑयल की कीमतें ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाते जाते
पिछले हफ्ते इसने $68 पर बैरल का हाई कर दिया था। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल ग्राउंड रियलिटीज के जनाब, अब पूरी दुनिया हम ये देख रहे हैं कि एक जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पॉलिसी मुरतब की जा रही है, पेरिस बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें जो बाइडेन साहब ने कहा है कि वो अब शिरकत करेंगे। पिछले 4 सालों से जब ट्रम्प साहब का दौर था तो वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो शिरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन ने जब ये कहा कि जनाब वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से पेरिस बेस ऑर्गेनाइजेशन में भरपूर हिस्सा लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें एक हलचल दिखाई दे रही है सऊदी अरब में। सऊदी अरब जिसकी मेन आमदनी जो है, मेन जो उनकी रेवेन्यू जनरेशन की जो सोर्सेज हैं वो हज, उम्रा, ज़ियारतें, होटल इंडस्ट्री, एविएशन और ऑयल की सेल, इसके अलावा गोल्ड की सेल भी वहाँ पर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आज़मीन हज आते हैं, उम्रा करने ज़ायरीन आते हैं, वो अपने तोहफे तोहफ़ में सोना खरीदते हैं। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे हम जब इन तमाम सऊदी अरब की पॉलिसी, सऊदी अरब के गिर्द घेरे हुए तमाम हालात को देखते हुए, तो हम ये देखते हैं कि ऑयल की कीमतें जो कि सैचुरेट होते होते 44 से $68 तक आ गई, अभी इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, उसकी वजह एक तो सबसे बुनियादी जो पॉलिटिकल सिनेरियो हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से, ख़ास तौर पे जब से जो बाइडेन साहब आए, उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब का यमन और सऊदी अरब के वॉर के हवाले से सऊदी अरब की मदद नहीं करेंगे। इसमें बड़ी खलबली मच गई सऊदी अरब में कि जनाब यमन और यमन के पीछे हौसी कबाइल और हौसी कबाइल के पीछे जो ईरान बैठा हुआ है, वो ईरान कहीं सऊदी अरब पे कब्जा ना कर ले। तो बहरहाल इस पर हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी 1-2 हफ्ते से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट फाइटिंग हो रही है, जिसमें 70-100 लोग जो है हलाक भी हो चुके हैं। यमन के जो नॉर्दर्न सूबा है और सऊदी अरब का साउथ जो सूबे जो प्रोविंस कहलाता है, वहाँ बड़ी टेंस हालात हैं। सऊदी अरब को अब ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ के फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। आज की डिफरेंट अखबार में ये खबरें लगी हुई हैं कि 13,000 होटल्स, मॉल्स और जितनी भी विजिटिंग प्लेसेस थे, जो मॉल्स थे, जहाँ पर 24 घंटे लोग शॉपिंग किया करते थे, जहाँ पे 24 घंटे होटल भरे हुए रहते थे, होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, एविएशन तबाह हो गया। सऊदी अरब का फाइनेंशियल क्रंच की तरफ जा रहा है। उसकी वजह क्या है? इसराइल को कबूलना। इसराइल को अभी तक सऊदी अरब ने लीगली, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, हालांकि उसकी ईमा पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और दूसरे ममालिक जो है वो इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये ठानी हुई है कि जनाब फाइनली ऑफिशियली वो इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसी वजह से यूरोपियन इकोनॉमी और अमेरिकन लॉबी जो है वो सऊदी अरब को डैमेज कर रही है, उसको फाइनेंशियली डैमेज कर रही है, कभी कोरोना वायरस के बेसिस पे, कभी इसराइल को नाकबूल करने के हवाले से। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए और समझना चाहिए कि सऊदी अरब को इस फाइनेंशियल क्रंच से निकालने में क्या किरदार हो सकता है और किस तरीके से इसको निकाला जाए। तो बहरहाल इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ऑयल की कीमतें जो पिछले हफ्ते $68 तक गई थी, वो दोबारा डाउनफॉल का शिकार हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स के जनाब इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं, जो ओपेक क्या अनाउंसमेंट कर रही है, ओपेक सारी कहानियां धरी रह जाएंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब तक अनटिल एंड अनलेस सऊदी अरब जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, ऑयल की कीमतें अब मजीद ऊपर की तरफ नहीं जाती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि हमने देखा $68 तक मार्केट गई, 68 से $63 आ गई। अगर ऐसे ही सिलसिला था कि जनाब बहुत हालात ख़राब हैं, फाइनेंशियल ऑयल की जो है वो शॉर्टेज हो रही है, तो इसको तो 70 अबव हो जाना चाहिए, लेकिन मार्केट $70 तक नहीं गई और वहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रही है। मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, ब्रेंट ऑयल बैरल 70 को क्रॉस कर गया था। क्रूड ऑयल बैरल अभी दोबारा से डाउनफॉल की तरफ दिखाई दे रहा है, जो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल पॉलिटिकल सिनेरियो, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कहानी है। लेकिन ऑयल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ऑयल से हम जब रिलेट करते हैं, हम चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, जो आजकल हम ईवी की बात बहुत कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां, और वो तमाम गाड़ियां जो पिछले 200 सालों से कंबशन इंजन जिनको हम कहते हैं, जिसके अंदर रिंग पिस्टन होता है, प्लग लगे हुए होते हैं और वो रिंग पिस्टन आगे पीछे होते हैं तो गाड़ी आगे चलती है, तो वो रिंग पिस्टन और कंबशन इंजन जिसको हम कहते हैं, उसका दौर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं लातादाद कंपनीज जो हैं वो आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर रही हैं, जिसके अंदर आपका नियो ANRD है, अमेरिका की गाड़ी है, वॉक्सवैगन है, निसान है, टोयोटा है, होंडा है, और जनाब इसके अलावा अब एप्पल जो कि पहले आईफोन बनाया, फिर उसने आई क्लाउड बनाया, फिर आई ट्यून बनाया, अब वो आई कार बनाने के लिए जा रहा है। तो एप्पल जो कि 2024 में कह रहे हैं कि ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है,
और इसके बाद हमें ये फील हो रहा है कि ये जो कंबशन इंजन है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो पेट्रोल पे चला करती थी, ये ख़त्म हो जाएंगी। पेट्रोल का दौर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी बेसिक वजह क्या है कि सऊदी अरब को फाइनेंशियली क्रंच करना है, और सऊदी अरब का पेट्रोल नहीं बिकेगा। जब पेट्रोल नहीं बिकेगा तो कहाँ से क्या आमदनी होगी, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। और प्लस सऊदी अरब में जो हज और उम्रे की जो आमदनी हो रही थी उसमें उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब आप देख लीजिए, जहाँ पर लाखों 25 लाख आदमी ने हज पहुंचा करते थे, आज 2500 लोग जो है वो वहां पर उम्रा और तवाफ कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इस सारी कॉन्स्पिरेसी को भी आप चेक कर रहे हैं कि पेट्रोल को खत्म करें कि बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ दुनिया क्यों जा रही है। तो बहरहाल इसके पीछे आप पढ़ें और समझेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बात आती है बैटरीज की। अच्छा, जब बैटरीज की जब हम बात करते हैं कि गाड़ियां बैटरी पे चलेंगी, तो बैटरी में जब हम देखते हैं कि उसके अंदर मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे जनाब, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे जो मेटल्स हैं उसके इस्तेमाल होता है। निकल है, लेड है, कॉपर है, बेताश है उसमें। तो अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं तो हाउ कैन आई से कि जनाब कॉपर गिर जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद जो है वो गोल्ड गिर जाएगा, सिल्वर गिर जाएगा, या लेड, निकल, ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी। और जितनी भी ये मेटल कमोडिटी आइटम है इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। खास तौर पे जो बेस मेटल है कॉपर, आप देख लीजिए 4.15 पे मार्केट चल रही है, $4.15 पर पाउंड। तो इस हिसाब से तो आप ये देखिए कि कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, खासतौर पे ये जितने भी मेटल आइटम हैं। तो बहरहाल ये बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको मजीद देखिएगा। मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट्स एंड टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये आपको मैं बताता हूँ, इसको आप देखा करें और इसको आप खुद सर्च किया करें गूगल पे जाके कि यासीन साहब ने जो बातें की इसकी क्या हकीकत है और इसको कहाँ तक कैसे हो सकता है। अच्छा, कराची स्टॉक एक्सचेंज जुमे को बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया, 1000 पॉइंट प्लस में बंद हुआ था। उसकी वजह क्या थी कि जनाब सेनेट का इलेक्शन हो चुका है। सेनेट में पीटीआई और गवर्नमेंट की जो इमरान खान के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो अपॉइंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आया। और उस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज कराची 100 इंडेक्स दोबारा अपनी पोटेंशियलिटी की तरफ जा रहा है और मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो आई विल रिकमेंड कि जो भी लोग जिनके पास स्पेयर मनी है वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं, और लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसको जरूर मलहूज़ खातिर रखें। तो इसको हम देखते हैं और इंशाल्लाह होपफुली कि ये हालात बहुत बेहतर होंगे। और इन हालात में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्ले कर रहा है, जो पार्ट प्ले हो रहा है, वो रोशन डिजिटल अकाउंट है। पाकिस्तान नया सर्टिफिकेट है जिनके अंदर 1 लाख अकाउंट रोशन डिजिटल RDA अकाउंट खुल चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा अकाउंट बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने खोले हैं और उसके अंदर $700 मिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और एक खुश आइन बात है। इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया मजीद स्ट्रॉन्ग होगा और डॉलर वीकर साइड पे जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स की इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो दैट इज वेरी गुड एंड हेल्दी साइन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और आई पर्सनली फील कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी और हमारा पाकिस्तानी रुपया भी मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। ये आज तक की तमाम बातें थी जो आपके साथ शेयर कर ली। होपफुली आपको इन तमाम बातों से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होता होगा। और इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग ब्रीफिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते हुए आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।